अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बड़ा उनका एक ख़ास स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में जो इकॉनमी है उसके ऊपर। जो पाकिस्तान के फाइनेस्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें मैं शहबाज राना को सबसे टॉप पे रेट करता हूं। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे एक्सप्रेस न्यूज़ पर इनका प्रोग्राम भी आता है रात को कामरान यूसुफ साहब के साथ। बड़ा अच्छी इनकी जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग में इतना ज़्यादा डेटा होता है और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि मैं अगर कहूँ कि मेरी जो थोड़ी बहुत लास्ट टाइम भी मैंने हुसैन साहब का इंटरव्यू करते हुए कहा था कि मैं दो लोगों पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ, एक खुर्रम हुसैन साहब पर, एक शहबाज राना साहब पर। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे इकानमी के रिपोर्टर्स हैं, खलीक कियानी साहब और जिसे कहते हैं मेहताब हैदर साहब। लेकिन शहबाज और जो खुर्रम हुसैन साहब हैं, इनका इतना लोडेड होता है कि मुझे मेरे जैसे भी जो बिल्कुल ही निकम्मा इंसान है उसमें उसको भी शायद अलिफ बे कहीं ना कहीं टच कर देती है उसकी। तो हम शहबाज राना साहब से आज बात जो करेंगे, एक तो जो बहुत पाकिस्तान में इस मौजूदा निज़ाम का दावा है कि हमने स्टेबल कर लिया है सिस्टम, मीशत स्टेबल हो गई है। तो मीशत स्टेबल है तो मीशत बढ़ क्यों नहीं रही? पिछले साल भी 3% से नीचे ग्रोथ थी, इस दफ़ा भी 3% पर जाती नज़र नहीं आ रही। महंगाई का अगर ये कहते हैं कि जी वो पहले ये कहीं 1% से भी नीचे ले आया, अब भी 5% के अराउंड कहीं घूम रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे और आपको फील नहीं हो रहा। और फिर पाकिस्तान के कर्जे जिस अंदाज में अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो डॉलर और रुपए की कदर का मामला है, क्या ये हकीकी है? और जो अभी IMF और EU के साथ मामला चल रहे हैं उस सब पर भी शहबाज राना साहब से समझेंगे, क्योंकि इस सब का हमारी मईशत का ही हमारी हुकूमत से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, हमारी सियासत से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। और हुकूमतें अमूमन सर्वाइव मईशत पे भी करती हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मईशत को बहुत कीनली देखती है, क्योंकि उनका भी बजट का बहुत मैटर होता है। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए, हमें तो कहा जा रहा है कि मईशत बड़ी स्टेबल हो गई है, तो फिर मईशत में हमारी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? 3% पे भी हम नहीं पहुंच पा रहे, क्या वजह है? क्या हम यहीं पर अगर रहे तो एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद, आपने बुलाया। देखिए, दो चीज़ों को अलहदा करके देखने की ज़रूरत है। और कंपैरिजन, चूँकि ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, 2022 से चल रही है, तो उसको आपको रिलेटिव पीरियड में देखना पड़ेगा। इस्तेहकाम का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो दिवालिया होने के ख़दशात की बात हो रही थी, मैशा जो है वो मनफी ग्रोथ में चली गई थी, वो सिलसिला रुक गया है। हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा, जिसका मतलब ये कि बाहर से जो पाकिस्तान को पैसा आता है और जो पाकिस्तान बाहर अदायगियाँ करता है, उसका जो गैप था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, वो सस्टेनेबल नहीं था। वो एक सस्टेनेबल लेवल के अंदर आ गया। मतलब ये कि जितना आपका खसारा है, अगर 1 से $1.5 का आपका साल का खसारा होता है तो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर सकती है। अगर आप सरप्लस में चले जाएं फॉर द टाइम बीइंग, तो इसका मतलब है ऑल्दो जो सरप्लस भी इन्होंने हासिल किया था वो बिल्कुल इंपोर्ट्स को रोक के हासिल किया था। और कुछ रेमिटेंस जो आ रहे हैं, ये दो चीज़ें मेन रेमिटेंसेस से आपको कंट्रीब्यूटर हैं। सपोर्ट आई थी, तो वो बहुत ऐसा खसारा जिसको गैर मुल्की आपका बैरूनी खसारा है, जो उसको आप फाइनेंस ना कर सकें, वो मसला नहीं है। फिर बजट का खसारा ऑल्दो अभी भी है, लेकिन चीज़ें रिलेटिव टर्म्स में बेहतर होगी। अब होता ये है कि जब आपकी इकॉनमी दिवालिया होने की तरफ जा रही है और फिर आप वहाँ से दिवालिया से उसको एक इस्तेहकाम की एक स्टेज के ऊपर लेके आते हो, उसके बाद जो आप बात करें उससे अगला स्टेप है, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टेप है। लाइक ये बात मतलब जो मेरे जैसे एक आम आदमी जो देखता है, और आप लोगों की स्टोरीज ही पढ़ के, मैंने जो आप इकोनॉमी के जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी स्टोरीज पढ़ के जो समझ पाता हूँ कि हम इंपोर्ट्स रोक के तो कोई भी हुकूमत खसारा कम कर सकती है। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने रोकनी है मुल्क में होने वाली इंपोर्ट्स, तो खसारा कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी बाहर की अदायगियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन एक खसारा कम होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आपके मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी मईशत, उससे उसका खसारा कम होता है। ना सिर्फ एक्सपोर्ट से, बल्कि उससे फिर लोकली जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। वो नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। वो क्या वजह है? इसकी 4-5 बड़ी वजूहात हैं। एक्सपोर्ट, आपके लोकल इन्वेस्टर भी एक्सपोर्ट कर सकता है, आपका बाहर से पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री लग के भी एक्सपोर्ट हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त कारोबार करने के लिए जो साजगार हालात हैं वो मौजूद नहीं है। और साजगार हालात का मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल आके कुछ गलत कर दिया और हालात ख़राब हो गए। साजगार हालात का मतलब ये है कि 5-6 बड़ी चीज़ें
जो किसी भी कंपनी को, किसी भी शख्स को कारोबार करने के लिए चाहिए होती हैं, वो ऐसा कारोबार कर सके जिसमें उसको मुनाफा भी हो, और अगर वो कोई बाहर चीज़ बेचना चाहे तो वो चीज़ जो है वो इतनी हो उसकी कीमत कि बाहर का जो ख़रीदार है वो ले भी सके। क्योंकि फिर जब आप मुल्क से बाहर बेचने के लिए निकलते हो, जिसके आप एक्सपोर्ट कह रहे हो, तो उसमें आपका मुकाबला वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, इन ममालिक के साथ होता है। तो अगर पाकिस्तान में बिजली की कीमत खित्ते से दुगनी हो, अगर पाकिस्तान में आमदन के ऊपर जो टैक्स है कंपनियों का, सब कुछ मिला के छुपा हुआ टैक्स भी, डिविडेंड टैक्स भी, सुपर टैक्स भी, कॉरपोरेट टैक्स भी, मिनिमम इनकम टैक्स भी, सब कुछ मिला के अगर कोई भी कंपनी अपने आमदन का 60% टैक्स में दे दे, और खत्ते में वो रेट 25%, 30% भी ना हो, और फिर उसके बाद जो बाकी आपके जो लवाजमात हैं, बिजली की कीमत का मैंने बता दिया, टैक्स का बता दिया, बाकी शरह सूद है, खत्ते में 4-5% और आपकी 11% हो, कभी 22% थी, तो फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फिर प्रोडक्शन की लागत इतनी बढ़ जाती इतनी है बढ़ कि वो गई कि आप आपकी कम्पीट ही नहीं कर सकते। पिछले इंटरनेशनल साल मार्केट में। पिछले साल इंडिया ने चावल की कीमत गिरा के अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा ली और हम नहीं कर सके। फिर इस साल हमारा वैसे फ्लड से चावल की फसल जो है वो तकरीबन 14-15% से मुतासिर हो गई। तो वो जो आपको एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना होता है, आप नहीं दे पा रहे। मतलब एक चीज़ का मुझे ज़ाती तौर पर पता है, और वज़ीर ख़ज़ाना तो खुद कह चुके हैं पब्लिकली जी कि शरह सूद कम होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट 11% नहीं कम कर रहा है स्टेट बैंक। शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर 2-3 दफ़ा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह चुके हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो, वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि IMF के प्रोग्राम के अंदर है। अब IMF भी जो है ना गोल पोस्ट चेंज करता रहता है। इस वक्त आपका अगर इन्फ्लेशन रेट को 5.5% के करीब है और इंटरेस्ट रेट आपका 11% है, तो उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अमूमी तौर पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना भी इन्फ्लेशन का रेट है, इंटरेस्ट रेट उससे थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए कि रियल टर्म में अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो आपका रियल टर्म में खालिस्तान आपको नुकसान ना हो। अगर 5% आपका इन्फ्लेशन रेट है और इंटरेस्ट रेट 4%, आपका 1% का नुकसान हो गया। तो 5% इंटरेस्ट रेट आपकी इन्फ्लेशन रेट है तो आप 7% कर लो, इन्होंने 11% के 11% किया हुआ है। तो 11% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपके जो वर्किंग कैपिटल्स है वो नहीं मिले। फिर दूसरी बात ये कि जो कुछ मर्जी हुकूमतें कहती रहें, आज भी जो सबसे बड़ा उधार लेने वाला बंदा है वो हुकूमत पाकिस्तान है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो इंडस्ट्री को कर्जे देने के लिए तैयार ही नहीं है बैंक। क्यों दें भी? उनको सेफेस्ट बेट है 11% पे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं कर्जा। वो बैंक क्या कर रहा है? बैंक तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी डेट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, पुराने कर्जे को रोल ओवर कर रहे हैं, उसको रीफाइनेंस कर रहे हैं, पे बैक करके फिर दोबारा ले रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होती, स्टेट बैंक पैसे डालता है, वो स्टेट बैंक से पैसे पकड़ते हैं, पकड़ के मुझे 1-1.5% ऊपर मुझे फेडरल गवर्नमेंट को दे देते हैं। उनका दिमाग ख़राब है, किसी फैक्ट्री के पीछे जाएं, वहाँ पे सर्वे करें, फिर अगर फैक्ट्री का नुकसान हो जाए, सैलाब आ जाए, आग लग जाए, एक्सपोर्ट ना हो, टैक्सेस बढ़ गए, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गए, वो नुकसान में चले गए, तो उनसे कौन सा रिकवरी करता फिरेगा? हाँ, डिफ़ॉल्ट हो गया फिर अगर वो तो। उनका तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी छोड़ो इन सबको, ये इंडस्ट्री वैसे चलाना हमारा काम नहीं है, हम कोई खुदाई खिदमतगार तो नहीं है ना, हम हुकूमत से कर्जा लेके हुकूमत को दे देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर मैं समझ। सादा लफ्ज़ों में अगर व्यूवर्स को समझा सकूँ कि बुनियादी तौर पे इस वक्त गेम ये चल रही है कि बजाय इसके कि बैंक्स प्राइवेट इंडस्ट्री को फाइनेंस करें, जहाँ पर उनको थोड़ा रिस्क लगता है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करके कुछ भी हो गया, तो वो उससे बेहतर ये समझते हैं कि हुकूमत को कर्जा दो, जो सेफेस्ट बेट है। हुकूमत से ही लेकर हुकूमत से स्टेट बैंक से पैसे उठाओ, हाँ, स्टेट बैंक से 11% पे उठाओ, हुकूमत को 12% पे दे दो, 1% का प्रॉफिट भी आ गया, और वही स्टेट बैंक का ही पैसा हुकूमत में यूज़ होकर वापस साइफन ऑफ होकर वापस भी चला गया। सादा लफ्ज़ों में यही हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए शहबाज के, चलें ठीक है, हम हमारे बैंक्स तो ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत भी एक बड़े उस पर वो कर्जे बाहर से भी ले रही है, अंदर से भी डोमेस्टिक उसमें भी ये बैंकों से लेती है। क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है कि हम सारा वक्त इन्हीं के ज़रिए अपने आप को, अपनी जो मशीनरी है स्टेट मशीनरी, उसको इन्हीं कर्ज़ों के ज़रिए ही चलाएंगे? कोई अपनी खुद हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, कि अपने टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे कि आप सस्टेन कर सकें विदाउट कर्जे, आप अपना देखिए बजट बना सकें, चला सकें? असदूर साहब, टैक्स बढ़ाना जो है ना, अब इसके ऊपर भी जितना एम्फेसाइज आ गया है ये भी गलत है। दो तरीके हैं टैक्स बढ़ाने के। एक ये है कि मार के टैक्स बढ़ाओ, इस वक्त हुकूमत कर रही है। दूसरा ये है कि फैक्ट्रियों को चलने दो, कारोबार करने दो लोगों को, उनके जो टैक्स के रेट्स हैं उसको कम रखो,
कारोबारी सैलरी तनख्वाहदार जो बंदा है, अगर वो 50,000 रुपये ले रहा है, तो अगर उसको 25,000 रुपये बच रहा है, उस 25,000 से वो जाके शॉपिंग करता है, उस पर आप 18% GST ले रहे हो तो समझ आ रही है, क्योंकि उसमें तनख्वाहदार तबका भी खुश, हुकूमत भी खुश। तो अगर आप 50,000 वो कमा रहा है, उसमें से आप 30,000 रुपये टैक्स लेके जा रहे हो उससे, तो या 25,000 ले रहे हो या 20,000 ले रहे हो, उसके पास वो तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा है। तो मॉडल कौन सा है? मैं मॉडल ये नहीं कह रहा कि ऑलरेडी टैक्स पेयर के ऊपर आप टैक्स बढ़ा दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ टैक्स नेट बढ़ाएं आप। देखिए, नेट की भी जो बात है ना, ये तो इनकी अहलियत ही नहीं है नेट बढ़ाने की। नेट बढ़ाने के नाम पर 1,000 नई गाड़ियाँ लेके दे देंगे FBR के अफसरान को। नेट बढ़ाने के नाम पर उनकी तनख्वाह में 4 गुना तक इजाफा कर दिया गया, 2 से 4 गुना तक। नेट फिर नहीं बढ़ा और बढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम भी इतना करप्ट हो चुका है, जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लोगों का अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, सर्विस। देखिए, जो IMF की रिपोर्ट आई है गवर्नेंस और करप्शन वाली, उसमें 2 बातें वो कर रहे हैं। पहली बात ये कह रहे हैं, वो बंदा जिसका सिस्टम जो कि एलिट का सिस्टम के सर्कल के अंदर नहीं है, उसको अगर कोई सर्विस लेनी है गवर्नमेंट से, तो वो पैसे देता है, रिश्वत देता है, रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो वो, लेकिन उसकी जो ऊपर की कैटेगरी है जिसने कैप्चर किया हुआ है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें ब्यूरोक्रेट, उसमें पॉलिटिशियन, इनका नेक्सस है, ये पॉलिसी बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जिसमें उन्होंने शुगर के सेक्टर की फिर एग्जांपल दी कि कैसे शुगर एक्सपोर्ट की गई, लोकल मार्केट में शॉर्टेज पैदा की गई, फिर उससे कीमतें बढ़ाई गई, फिर वो शुगर केन की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया। तो जो काम करने वाला है ना, वो अब टैक्स नेट पे नहीं करने वाला। वो अब जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आपकी सर्विस अच्छी है, मशीनरी ठीक है, एफिशिएंट है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। काम जो करने वाला है, खर्चों पे कंट्रोल करने वाला है, उसकी तरफ कोई बात नहीं करता। आज भी जो NFC की बात हो रही है, अब नेशनल फाइनेंस कमीशन में रोना ये रोया जा रहा है कि सूबों के पास बहुत पैसा चला गया। बिल्कुल चला गया। अब 2 चीज़ें हैं, क्या सूबों के पास ज़्यादा पैसा गया? हाँ, सूबों के पास ज़्यादा पैसा गया, इसलिए ज़्यादा गया कि आपने उनको जिम्मेदारियाँ जो ट्रांसफ़र करनी थी, या आपने की नहीं, अगर की तो आपने खुद इधर भी अपनी दुकान खोल ली। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो जब सूबों को 10% इजाफी पैसा गया, तो उसके बदले में फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपनी उसकी आमदन में कमी हुई थी, उसको कैसे बढ़ाना था? उसने टैक्स टू GDP रेशियो को हर साल 1 साल बढ़ाना था। वो 2010 में भी 10% FBR की, आज 15-16 साल बाद भी वो 10% है। तो आप बजाय अपने घर को ठीक करने के, सूबो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ये ऐसे साथ वाला जो चौधरी होता है वो खा पी रहा होता है, और उसके साथ जो पहला चौधरी था वो अपने बच्चों की हरकतों की वजह से वो कंगाल हो जाता है। अब बच्चों की हरकतों से कंगाल होने वाला जो चौधरी, वो साथ वाले चौधरी को कह रहा है कि तू बहुत ज़्यादा पैसे लेके मुझे वापस कर। टैक्स टू GDP रेशो अगर आप बढ़ाएं इकॉनमी को चला के, तो ठीक है। टैक्स टू GDP रेशो अगर लोगों के ऊपर और बोझ डाल के, तनख्वाह तबके के ऊपर बोझ डाल के, फैक्ट्रियों को बंद करके, और लोगों की आमदन का 60% लेके जो कॉर्पोरेट सेक्टर से ये कर रहे हैं, तो वो अगर बढ़ाएंगे तो वो फिर मुल्क आपका रुक जाता है, जो सत रुका हुआ। लेकिन हमारे मुल्क में क्यों हमारी टैक्स मशीनरी में ये रुझान है, और हमारी हुकूमतों में क्यों हमेशा जो तनख्वाहदार तबका है उसी के ऊपर टैक्स बढ़ाते रहते हैं? ठीक है, लाइक मुझे याद है पिछले कुछ 2 से 3 साल में शायद 200 अरब से कुछ 500 कुछ अरब रुपए के ऊपर तनख्वाहदार तबके का टैक्स 606 अरब हो गया। 606 अरब हो गया इस वक्त सिर्फ, और इंडस्ट्रियल 200 कुछ अरब रुपया दे रहे हैं। देखिए, दो शोबे टैक्स दे रहे हैं इस वक्त, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक तनख्वाहदार तबका। ये जो माली साल ख़त्म हुआ है, इसमें तनख्वाहदार तबके का 606 अरब रुपये का जब टैक्स हुआ, और जो इनकी अपनी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा था, जितना इन्होंने निचोड़ा हम सबको मिलकर, तो इन्होंने, हम कहते थे कि आप ताजरों से टैक्स नहीं लेते, इन्होंने एक गलत नंबर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि ताजरों से कोई पता नहीं 693 अरब रुपये का टैक्स इकट्ठा पिछले साल हो गया। फिर साथ इन्होंने हल्का सा एक जुमला डाल दिया होलसेलर और ताजरों से। एक्चुअल जो नंबर था, जो खुद फिर इन्होंने बाद में बताया, वो 200 अरब रुपया भी नहीं जो ताजरों से इकट्ठा किया। PM को कितना बता रहे हैं? 700 अरब रुपये के करीब। तो बजाय इसके, PM को भी झूठ बता रहे थे। PM को भी गलत बयान, उस PM को वो फिर ऐसे बताते रहे कि ट्रेड एंड होलसेल। ठीक है, अब वो नंबर आते हैं जी ट्रेड एंड होलसेल का। असल मसला कहाँ पे पड़ा हुआ है? ट्रेड के अंदर, होलसेल के अंदर भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारा चेहरा तो ताजरों के ऊपर है, इनको कैसे आपने छोड़ा हुआ? आप उनको, उनसे आप रिकवर नहीं करते, आप हमारी तरफ आ जाते हो। लेकिन ताजिर हमेशा से, अगर आपको याद हो, मुशर्रफ दौर में भी एक कोशिश हुई थी, लेकिन पीछे हटना पड़ा था। हालांकि वो तो एक फौजी आमिर थे, उनको तो किसी को, अवाम को जवाबदेह भी नहीं होना था, ठीक है, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ गया था। इसी तरह हर दौर में, इमरान खान साहब के दौर में भी यही हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब के दौर में ताजिर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं कि हम उनसे, तो ये ऐसे ही है जैसे असद तुर कल बंदूक पकड़े और पार्लियामेंट के हाउस के बाहर चला जाए कि मैंने टैक्स नहीं देना, खबरदार किसी ने मेरे से टैक्स लिया, तो गवर्नमेंट के नहीं नहीं नहीं, असद तुर ने बंदूक पकड़ी, इसकी तरफ नहीं जाना। ये क्या बात हुई?
देखिए इस वक्त इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट इस वक्त सबसे ज़बरदस्त निज़ाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल क्या है, जिसमें मिलिट्री के लोग और सिविलियन के गवर्नमेंट मिलकर बैठ के बिल्कुल। चला रहे हैं। तो SIFC के होते हुए अगर ताजरों से, और SIFC का ये वाला जो निज़ाम है मुशर्रफ दौर के निज़ाम से भी ज़्यादा बेहतर है, मजबूत है। क्योंकि फुल सपोर्ट है और विल भी है इनकी ठीक करने की। 4 मेजर जनरल्स बैठते हैं, आर्मी चीफ उसकी मतलब मीटिंग्स चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के नहीं साथ बैठ नहीं के। नहीं नहीं, आर्मी चीफ चेयर नहीं करते, वो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, मतलब आर्मी चीफ भी उसमें आर्मी होते चीफ हैं। उसमें शरीक करते हैं एपिक्स कमेटी में। हम्म। फिर वहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है। तो अगर ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी ना आपके पास, जी। तो आपको अब क्यों आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बजाय इसके कि आप चीज़ों को ठीक करते, आप बताते कि हाँ ये यहाँ पे कमी पेशी है, आपने गलत नंबर देना शुरू कर दिया ताजरों की कलेक्शन की। पता है, अभी जो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ताजरों की कलेक्शन के ऊपर एक सवाल हुआ चेयरमैन FBR से। तो चेयरमैन FBR साहब ने फरमाया कि जी पिछले साल के मुकाबले में 100% ताजरों से कलेक्शन बढ़ गई। तो मैंने कहा सर नंबर एब्सोल्यूट तो बताएं कितना है। वो 186 था या पता नहीं 100 था। वो 200 अरब रुपया, पौने 200 अरब रुपया भी नहीं था। हम कितना दे रहे हैं, 606 अरब। तो जब सवाल का जवाब ये हो कि 100% बढ़ गई है, ये ना हो कि जी उन्होंने पौने 200 अरब रुपया दिया है और इनकी जो कैपेसिटी देने की 800 अरब है, 1000 अरब है, तो हम इसको 1000 अरब रुपये पे लेके जाएंगे, 800 अरब रुपये पे लेके जाएंगे। ये जवाब नहीं था, 100% बढ़ गया। मतलब क्या, नीयत नहीं है। तो नीयत ठीक करें, काम ठीक करें तो फिर ठीक है। नीयत ठीक नहीं करनी, काम ठीक नहीं करना, 1000 नई गाड़ियाँ दे देनी है, तनख्वाह में 4 गुना इजाफा कर देना है और नंबर छुपाने हैं, ऐसे मुल्क नहीं ठीक होता, ऐसे टैक्स निज़ाम ठीक नहीं होता। तो मुझे ये बताइए कि अब जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे कहते हैं ना, बस ये बता दें 100% बढ़ गया, ये नहीं बताया कि 100% का मतलब क्या है। ठीक है, बड़े आसानी से आप उन चीज़ों के वेग आंसर दे के आप आगे चले जाते हैं। लेकिन ये तो एक टैक्स मशीनरी है, लेकिन मुझे एक चीज़ और बहुत जो फ़ील होती है, जो हमारे सनअतकार हैं ये, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनकी आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको इनको कम्पेटिटिव रेट्स देने होंगे, जो इस रीजन में होने चाहिए जिनसे कम्पीट करते हैं। लेकिन शहबाज, हम पिछले काफ़ी अर्से से एक चीज़ नोट करते हैं कि बार बार ये ताजिर, ये सनअतकार, ये एड्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं कि जी इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे अगर आपने हमारी बिजली सस्ती ना की, अगर हमें फ़लाँ टैक्स में छूट ना दी, अगर रिपीट डिवैल्यू ना किया। सब कुछ होता रहा। हम कहाँ नून लीग की हुकूमत थी 2013-18 वाली, कि हम 104 रुपये तक डॉलर था। आज हम 280 भी क्रॉस किए बैठे हैं। एक्सपोर्ट तो वही है, वही एक्सपोर्ट ना। तो फिर क्या इनकी कैपेसिटी का इशू है? इनकी जो, मुझे कभी कभी लगता है कि ये मॉडर्न इंडस्ट्री लगा ही नहीं रहे, ये उसमें जिद्दत ला ही नहीं रहे। ये वही पुरानी घिसी पिटी अपनी इंडस्ट्री से, उसी से आउटपुट लेना चाह रहे हैं, और उसमें आउटपुट की इतनी ही कैपेसिटी है जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। देखें, प्रॉब्लम दोनों साइड के ऊपर है। क्या जो आपका सरमायादार है वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका आंसर है कुछ कर रहे हैं, ज़्यादातर नहीं कर रहे। क्या हुकूमत, इसका मतलब ये है कि हुकूमत इनको निचोड़ना शुरू कर दे, ये भी इसका जवाब नहीं है। एक मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है, और मेरा जो लिटिल एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का तकरीबन 20 साल का, एक ना एक माइंडसेट बन गया है कि इस मुल्क का सनअतकार चोर है। देखिए, निज़ाम ठीक कर लें, टैक्स चोरी सैलरी क्लास के अंदर भी है, टैक्स चोरी सनत के अंदर भी है, टैक्स चोरी बैंक के अंदर भी है, टैक्स चोरी हर शोबे के अंदर होती है, क्योंकि टैक्स अवॉइड करते हैं लोग, एवेड भी करते हैं। आपके सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। ये जो माइंडसेट है ना कि पाकिस्तान में सरमायादार तबका जो है ये चोर है, ये माइंडसेट गलत है। मुझे इससे प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं खुद इस माइंडसेट का हिस्सा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे इंसान को पता चलता है तो अपने आप को वो इम्प्रूव करता है। नौकरी किसने देनी है? फैक्ट्री से आनी है नौकरी। अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी तो आपका निज़ाम जो है वो नहीं सही चल सकता। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी कब बढ़ती है? जब फैक्ट्री बंद होती है। एक बैंक है ना, किसी एक बैंक का नाम ले लें आप, वो उस 4 नौकरियां एक ब्रांच के अंदर है, और 4 नौकरियों से वो ब्रांच आपको साल का 5 अरब रुपए का प्रॉफिट दे रही है। उसके मुकाबले में एक फैक्ट्री है, वो 4000 बंदा एम्प्लॉय करता है और वो फिर 5 अरब का प्रॉफिट कमाता है। किसका ज़्यादा काम मुश्किल है? ये जो, इसलिए ना, ठीक है, ये बात भी ठीक है, और ये IMF की रिपोर्ट का हिस्सा भी है कि सरमायादार बंदा भी जो है वो पॉलिसीज़ को वो करता है, मैनिपुलेट भी करता है, उसको बेंड भी करता है, अपने फ़ायदे के लिए भी टर्न करता है। तो आप उसके लिए निज़ाम ठीक करें ना, किसी को उसको चोर ना डिक्लेयर करें। अब आप सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की आप अगर एग्जांपल ले लें, इनकम टैक्स रेट, जो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स रेट कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो 29% है। ठीक हो गया। 10% सुपर टैक्स है, ये क्या बकवास है भी?
39 हो गया। 6-7% इनके ऊपर वर्कर्स वेलफेयर फंड और एक और इस तरह का वर्कर्स से रिलेटेड टैक्स है। 47 हो गया, 46 हो गया। 15% इनके ऊपर डिविडेंड टैक्स है, 61% हो गया। अब मुझे बताइए 100 रुपया कमा के मैं 61 महीने अगर आपको देने हैं तो मैं क्यों यहाँ पे कमाऊँ? हो क्या रहा है अब? पाकिस्तान का हर बड़ा सरमायादार, हर तो नहीं तकरीबन हर अहम सरमायादार, उसने अपने सेफ बेट्स अब कर लिए हैं। वो पाकिस्तान में नहीं है, मुल्क से बाहर है। कहाँ पर है? वो जहाँ उसको बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है, श्रीलंका, बांग्लादेश। वो बांग्लादेश भी गया है, वो दुबई भी गया है, वो बाकी ममालिक में भी गया है, उसका राइट है। जो पैसा है उसका कोई मज़हब नहीं होता, पैसे का कोई वतन भी नहीं होता, ठीक है? तो जिसका मज़हब नहीं है, जिसका वतन नहीं है, उसको जहाँ पे अट्रैक्शन लगी वो चला जाएगा। आपको क्या मसला है, जाने दे फिर। तो इसमें होता क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं वो कम्पीट करती हैं पॉलिसीज़ के अंदर, वो गोल सेट करती हैं। हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का जो गुर्बत ख़त्म करनी है वो अमेरिका के निज़ाम से करनी है, कभी कहते हैं चीन के निज़ाम से करनी है, कभी हम कुछ कहते हैं, कभी को पाकिस्तान का निज़ाम है या नहीं है। पाकिस्तान में इकनॉमिक आप ग्रोथ की भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने मॉडल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं ग्रोथ के, फ्रेमवर्क, कोई गेस करें? कोई आइडिया नहीं है मैं तो इस चीज़ को। एक है IMF का प्रोग्राम का फ्रेमवर्क, ठीक है। एक वर्ल्ड बैंक का फ्रेमवर्क है, एक आपका मैकेंजी का फ्रेमवर्क है, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टीफन डर्कन का फ्रेमवर्क है, एक एहसन इकबाल का फ्रेमवर्क है उड़ान पाकिस्तान के नाम से, एक आध कोई और है। एशियन जिस डेवलपमेंट बैंक का भी होगा framework। चले वो तो इतना उनका लॉन्ग टर्म नहीं होता, इतने आपके मुल्क में फ्रेमवर्क्स हैं तो तरक्की क्यों नहीं हो रही? उड़ान पाकिस्तान, स्टीफन डर्कन का नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एक मरीज के ऊपर इतने IMF डॉक्टर का बैठ जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का 10 ईयर प्लान, मैकेंजी का प्लान, उड़ान पाकिस्तान। उड़ान का मैनेज करके, तो ये फिर तरक्की क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो सारे प्लान है ना, ये सब प्लान बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, तरक्की के लिए नहीं है। कभी किसी ने पूछा कि अगर जो एक प्लान बना था वो अगर नाकाम हुआ तो उस पर किसी को फारिग किया गया? अच्छा, एक और जो सोचा छोड़ा गया कि जी प्राइवेट सेक्टर से जो लोग हैं ना वो पब्लिक सेक्टर में नहीं आते क्योंकि पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहें कम होती हैं। पहले जो स्टैंडर्ड आपका पे स्केल होता था उसके बाद ये लेके आए मैनेजमेंट पे स्केल MP1। अब MP1 की जो मैक्सिमम सैलरी 10-11 लाख रुपए है। नहीं नहीं, इसमें टैलेंट नहीं आता, टैलेंट लाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। फिर स्पेशल पे स्केल्स आ गए, SPS। अब SPS की जो पैकेज है वो 22-23 लाख रुपए का है पर मंथ। मुझे 22-23 लाख से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो 22-23 लाख लेके अपनी जॉब जस्टिफाई कर रहा है? अब और कुछ ना करें, 2 वजारतों को उठा के देख लें, प्लानिंग कमीशन को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वजारत ख़जाना, इसमें चेक करें SPS हैं कितने, कर क्या रहे हैं। अगर उसकी आउटपुट SPS की 22 लाख रुपए की वही है जो 2 लाख रुपए में भी हो सकती है, फिर इसका मतलब है कि आपकी नीयत कुछ और थी करने की। हमने इंटरनेशनल फर्म्स हायर की फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाने के लिए, उन्होंने 1.5 साल ज़ाया किया और आखिर में कहा जी फिजिबिलिटी स्टडी बनाना हमारा काम नहीं, हम आपको मशवरा दे सकते हैं गैर मुल्की सरमायाकारी कैसी आएगी। तो मशवरा देने के लिए तो मैंने अभी 4-5 प्लान है आपको गिनवाए। ये जो जब जिस दिन हमने फिर ये क्या ये हम फर्म्स हायर करते हैं तो इसमें भी कुछ लोग अपने आपको अकोमोडेट करते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं? पीका लग जाएगा आपके ऊपर, एहतियात से बात करें। मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पीका लग जाएगा, आराम से बात करें। लाइक मैं पिछले दिनों भी आपकी एक स्टोरी पढ़ रहा था कि जो मुख्तलिफ स्टेट ओन कंपनीज हैं, शहबाज शरीफ साहब ने एक ब्रैकेट लगाई थी कि इससे ऊपर नहीं, उनको वो जो मुख्तलिफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जाते हैं तो एक वो ख़ास उसका वो क्लेम करते हैं अमाउंट जो कि हज़ारों डॉलर 10 लाख रुपए पे कैप कर दिया था जी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस कैप को नहीं माना और उन्होंने जिस हद तक निचोड़ सकते थे निचोड़ा। उन्होंने शहबाज शरीफ का फैसला ये रिवर्स करवा दिया। कैसा है? इतने पावरफुल है वो। बिल्कुल है। जो SIFC को नाकाम कर सकता है उसके सामने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या चीज़? तो कोई एक्शन नहीं, तो फिर कैसे हम ये जो लीकेजेस हैं रोकेंगे कहाँ से? नीयत, आज नीयत कर लें, अभी कर लें, हो जाएगा। नीयत नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो ना, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि अपने पीछे बुरी लेगेसी छोड़ के जाए। वो काम करना चाहता है, क्योंकि उसका दिल होता है दोबारा मुंतखब होके भी आए। दोबारा मुंतखब हो गया, उसने नाम बनाना है ना, अवाम को फेस करना दोबारा हल्के में जाके। अवाम को चलो फेस करे या ना करे, हर बंदा अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता है।
एक दफ़ा बन गया दोबारा बनता है या नहीं बनता नहीं पता ना। हाँ। तो जब बन गया है तो कुछ पीछे छोड़ के जाएगा ना। हम्म। तो वो जो पीछे छोड़ के जाना चाहता है वो कोई बुरी चीज़ छोड़ के नहीं जाना चाहता। फिर प्रिंसिपली बात कर रहे हैं हम। फिर तो फिर ये जो टीम्स बनाते हैं वो टीम्स ही अच्छी बना लें कम से कम। आपका अक्सर लोग इतराज़ करते हैं जी कि फ़लाँ मिनिस्टर ने फ़लाँ बंदे को क्यों हायर कर लिया। मुझे इस पे इतराज़ नहीं हायर करने पे। कप्तान का पूरा राइट होना चाहिए अपनी टीम बनाए, चाहे वो फाइनेंस Fair, मिनिस्टर है, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है, जो भी है उसका पूरा राइट है अपनी टीम बनाए। बिल्कुल। वो किन बंदों को चूज़ करता है वो भी उसका राइट है, लेकिन उस बंदे का जो आउटकम है वो मैं देखूंगा। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का आउटकम मैं देखूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर की जो किचन कैबिनेट उसका आउटकम मैं देखूँ। उस पर फिर ये मेरे पे एतराज़ नहीं कर सकते तुम नेगेटिव हो। वो फिर आपने अगर 22 लाख रुपए पे बंदा रखा है, आपने किसी को मिनिस्टर बनाया है, आपको किसी को बड़े चाव से किसी को लेके आया वजीर बना के कि ये हमारी तकदीर बदल देगा, मतलब ठीक है, तो फिर आप उसके फैसले फिर उसके मुताबिक होने चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया जी राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FBI क्यों लगाए गए। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, वो किसको कहाँ लगाता है, आप इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि चेयरमैन FBI की 2 साल की परफॉर्मेंस या 1 साल की परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल। हमारा भी एज ए जर्नलिस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि हम सब्जेक्टिविटी में चले जाते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं रहते। फिर तो अच्छा, मुझे लाइक आपने जिस तरह टीम्स की बात की, तो एक फाइनेंस टीम थी इमरान खान साहब की, वो असद उमर साहब से शुरू हुई, फिर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब आए। अब एक शहबाज शरीफ साहब की टीम है, वो मिफ्ता इस्माइल साहब से शुरू हुई, इसहाक डार साहब आए, और फिर अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। कौन बेहतर इनमें से अगर आप रेट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर? इसहाक डार और किस उसके बाद मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल, और किस बुनियाद पर आप इन दो को दूसरों से बेहतर रेट करेंगे ज़रा, वो ताकि व्यूअर को आइडिया हो कि क्यों एक जर्नलिस्ट जो इकॉनमी को अंडरस्टैंड करता है वो क्यों। मैं जब इनको- जर्नलिज्म में आया था तो डॉक्टर सलमान शाह होते थे फाइनेंस एडवाइज़र, जी, मुशर्रफ दौर के। मुशर्रफ दौर के। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, बैंकर्स भी आए, पीपल्स पार्टी दौर में भी टेक्नोक्रेट शौकत तरीन साहब 2 दफ़ा आए, एक जी, दफ़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर हफीज़ शेख साहब भी आए, इसहाक डार वो साहब पीपल्स आए, पार्टी दौर में 3-4 भी दफ़ा आए। आ गए। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर की जो जॉब है ना, ये टेक्नोक्रेट की जॉब नहीं है। बंदे का पॉलिटिशियन होना, पॉलिटिकल विजडम होना ज़रूरी है, और उसकी अगर इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग हो तो दैट इज़ एक्सीलेंट। ठीक है। फिर जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पॉलिटिशियन होगा तो उसको आवाम की पल्स का भी आइडिया होगा कि आवाम मैंने की पल्स का भी है। सबसे बड़ी बात पॉलिटिशियन का, क्योंकि जो फैसले होते हैं ना इकोनॉमी के, वो आपको वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर आप नहीं कर सकते। IMF का प्रोग्राम भी है ना, प्राइम मिनिस्टर को पहले आपको समझाना है कि भाई इसकी ये अहमियत है। अगर प्राइम मिनिस्टर को समझ आएगी तो आपको वो फैसला मानेगा ना। तो प्राइम मिनिस्टर को समझाने के लिए उसके पास बैठना है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास बैठने के लिए उसका ट्रस्ट चाहिए। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है इतना पावरफुल होता है, वो डिफेक्टो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर सबसे मोस्ट पावरफुल बंदा होता था। पैसा होता है उसके हाथ में। पैसे के अलावा भी वो पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना आपकी उसकी, लेकिन अब वो थोड़ा सा हायरार्की में नीचे चला गया क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऊपर आ गए। तो जिसके पास पॉलिटिकल विजडम हो, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो, और उसको स्ट्रेटेजिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी से भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और नेशनल इंटरेस्ट उसके दिल के अंदर हो, ये 4 फैक्टर्स चाहिए। लेकिन लाइक अभी जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम नोट करते हैं बिजनेसमैन जाके ताकतवर लोगों से मुलाकात करते हैं तो उस तक में उनको बुलाया नहीं जाता। वहाँ पर दूसरे एक और मिनिस्टर होते हैं जिनका इकॉनमी और फाइनेंस से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन कौन मोहम्मद मिनिस्टर? जी, कौन होते हैं दूसरे? इंटीरियर मिनिस्टर थे उस मीटिंग में। एक जो बिजनेसमैनों ने एक मीटिंग की बहुत ताकतवर लोगों से जाकर, अब अगर आपको याद आ गया हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो क्या ये इनके ऊपर डिस्ट्रस्ट है कि इनको समझा ही नहीं जाता कि इनको बुला के बैठाया जाए जहाँ पर बिजनेसमैन अपनी FBR के ख़िलाफ़ और दीगर शिकायत रख रहे हैं, या ये जिसे कहते हैं जो बिजनेसमैन लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो नहीं चाहती थी कि ये किसी ऐसी मीटिंग का भी हिस्सा हो? देखिए मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो रियासत होती है ना, उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एंटिटी का एक रोल होता है, हमें इसको समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट के अंदर रहते हुए जो भी
किसी का रोल उसको अदा करना चाहिए। फिर मैं अब ये जनरल बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, मैं ताजिर हूँ, मेरी जेन्युइन ताजिर को बुरा भी अभी बोला ना हमने थोड़ी देर पहले, बट मेरी जेन्युइन ग्रीवेंस भी हो सकती है, जेन्युइन, फिर ठीक है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाता हूँ, मेरी नहीं सुनी जाती। मैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता हूँ, वो सुनते या नहीं सुनते मुझे नहीं पता। मैं चेयरमैन FBI के पास जाता हूँ, कहते तुम चोर हो। फिर मेरे पास क्या चॉइस बचती है? जहाँ मैं किसी जगह पे जाऊँगा और जाकर उनको बताऊँगा कि भाई ये हालात हैं, ठीक है, अगर आप अपना कोई रोल प्ले कर दें तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। वो उनके पास गए, उनका रोल वहाँ पे, अब वहाँ पे हुआ फैसला, वहाँ पे नहीं हुआ, यही बात ज़हन में रखी जाए। वो फैसला SAFC में उनको भेजा गया था, उनको वो जो SIFC गिरफ्तारी के में, इख्तियारात रिवर्स हुए। देखो SIFC में भेजा गया, वहाँ पे इकोनॉमी के जो लोग थे उनके, उनसे फैसला वहाँ पे हुआ है, फैसला पिंडी में नहीं हुआ। तो ठीक, अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही, आप अपने एग्जाम्पल ले लें, मैं अपनी ले लेता हूँ ना। जब मैं कोई काम करता हूँ, मैं 10 दरवाजे खटकाऊंगा, अगर एक दरवाजे मुझे नहीं, मुझे बेनिफिट है, मैं दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे जाऊँगा। तो आप मुझे आखिरी दरवाजे पे जाने क्यों दे रहे हैं? आप सिविलियन गवर्नमेंट हो, आप मुझे यहाँ पे क्यों नहीं, मेरी ग्रीवेंस क्यों नहीं मेरी सुनते? आपको क्यों जब पिंडी से कहा जाएगा तो आप सुनेंगे? तो आई विल टेक इट इन अ डिफरेंट मैनर। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ना, वो दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। तो हमने जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ना, इसके अंदर रह के काम करना है। सहाफ़ी हो या कोई कारोबारी शख्स हो, आपको नेविगेट करके अपना काम करना होता है, ठीक है। हम जो गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, हम सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं कि ये एज अ जर्नलिस्ट में बात करूँ, मैं सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूँ कि ये जो सर्कमस्टांस है ये है, ठीक है। मेरा काम बताना है, मैं कोई पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। एक और बड़ा कॉमन क्रिटिसिज्म जर्नलिस्ट के ऊपर होता है जी कि आप रिकमेंडेशन क्यों नहीं देते? मेरा काम नहीं है रिकमेंडेशन देना। वेरी फेयर। अगर मुझे रिकमेंडेशन देना, मुझे वज़ीर ख़जाना बना लो ना, मुझसे लेनी है तो। मेरा काम ये है कि आपने जिसको वज़ीर ख़जाना बनाया वो क्या कर रहा है, मैंने उसका बताना है आवाम को। आवाम फैसला करेंगे, उसकी पॉलिसीज़ हैं, उससे बिजनेस इफेक्ट होते हैं, नहीं होते, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, लोग बताएंगे। मेरा काम है रिपोर्ट करना उसके फैसले को। मुझसे मशवरा मत मांगो। अगर मुझसे मशवरा मांगना है तो अपने वज़ीर ख़जाना को फ़ारिग करो और मुझे फिर वज़ीर ख़जाना बना दो, मैं मशवरा दे दूँगा। और मुझे वज़ीर ख़जाना नहीं बनना, क्योंकि जल्द दैट इज़ वेरी फेयर। मैं आपकी बात में ऐड कर दूँ, मुझे एक दो दफ़ा कुछ बड़े ही ताकतवर लोग उन्होंने कहा नहीं आप हमें मिल लिया करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे बैठता फिर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मिल लिया करें। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें भी कई चीज़ें नहीं समझ आती, आप मिलेंगे तो हो सकता है आप हमें किसी चीज़ पर अच्छा एडवाइस कर दें। मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं एडवाइस करना, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, मैं एडवाइस नहीं करता था। और आप लोग इतने पावरफुल लोग हैं, इतने पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, अगर आपको असद अली तूर से एडवाइस की जरूरत पड़ गया तो मेरे ख्याल में मुझे परेशान हो जाना चाहिए अपने मुल्क के लिए। स्लाइटली ऐसा इससे डिफर करूँगा, स्लाइटली हमें सबसे मिलना चाहिए एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। एज अ जर्नलिस्ट हमें कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। जब एक क्राइम रिपोर्टर होता है ना, वो क्रिमिनल से भी रब्ता रखता है और थाने में भी रखता है। वो दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज जब तक नहीं आएंगी ना, वो स्टोरी नहीं बनती ना। तो मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलो। बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करो। हम अपनी जो समटाइम रिजिडिटी में अपना नुकसान करते हैं, और ये मैं कोई ज़ाती नुकसान की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। जो स्टेक होल्डर सिस्टम के अंदर है, अगर वो मिलने में चाहते हैं तो क्या हर्ज है मिलने में, लेकिन क्या उससे आपकी राइटिंग्स इफेक्ट होती है नहीं होती, वो तो आपका डिसीजन है ना, उसको तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हाँ नहीं, वो मैं अपने पता नहीं इसमें क्रिमिनल किसको कहा, थानेदार किसको कहा, लेकिन नहीं नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब जैसे मैं चले अपने अपनी प्रोफेशन की नहीं, बीट मैं के मजाक बता में कह देता रहा हूँ। हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना भी मेरा काम है, और उसकी पॉलिसी से जो इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में, उससे मिलना भी मेरा काम है। फिर अच्छा, अब शहबाज आगे आ जाते हैं। ये अभी IMF की रिपोर्ट आई करप्शन के ऊपर पाकिस्तान में, ये कितनी डैमनिंग है और कितनी आप कह लें कि एक्यूरेट है, क्योंकि आप तो इस चीज़ को, इस शोबे से, एक अरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कितनी आपको लगी कि ये इन्होंने जो पाकिस्तान का असल मसला है उसको ज़्यादा ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया, या आपको लगा कि इनको भी कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे सिस्टम की? देखिए, एक जो चीज़ बड़ी क्लियर है असद, कि जो बाहर से आता है ना, उसका एक लिमिटेड एक्सपोजर होता है, उसको लिमिटेड एक्सेस दी जाती है, ठीक हो गया। अगर आप मुझे एक्सेस ही नहीं देंगे तो मेरा काम इफेक्ट होगा। फिर दूसरी बात ये है कि आपको उस मुल्क का माहौल, उसके इदारों को समझने में टाइम लगता है। इसके IMF के 2 मिशन आए थे। एक मिशन उनका पहले आया,
उसके उस मिशन ने आके लोगों से बहुत बुनियादी सवालात किए क्योंकि वो समझना चाह रहे थे। तो वो लोग जो उनसे मिलते थे हमें आके बताते थे यार क्या बचकाना सवाल किया हुआ है। मैंने कहा सब्र करो ज़रा, अभी आपको वो समझ रहे हैं। फिर उनका एक और मिशन है वो तैयार होके आया और उसने जो रिपोर्ट दी वो ठीक रिपोर्ट दी है। उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, एरर्स हो सकती हैं, वो आप ठीक कर लेते हो। लेकिन लाइक एक जैसे आपने कहा कि उनको एक्सेस भी जो बाहर से आता है हम कम देते हैं, हाँ उस कम एक्सेस के साथ भी उन्होंने 5300 अरब रुपए का फिगर निकाला। ठीक है। ठीक है कि ये यहाँ पे नहीं उन्होंने corruption- नहीं निकाला। वो जो नैब के और उसके उन्होंने कहा कि यार लाइक ये वैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपके खजाने में जो आप कह रहे हैं कि आपने रिकवरियाँ ये भी की। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। उन्होंने कमेंट्री की। अब बेसिकली नैब का नंबर कहाँ से आया? जी। नैब का नंबर इस चीज़ से आया कि वो करप्शन के ऊपर रिपोर्ट थी। अब IMF जैसा इदारा जब किसी चीज़ पर रिपोर्ट देगा तो सवाल तो होगा ना करप्शन का आपका स्केल क्या है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्केल, वो आपको उसको क्वान्टिफाई करना, नंबर लेके आना। अब मैं खुदा ना खास्ता मुझे पुलिस से काम है और मेरा काम नहीं हो रहा, अगर उसको मैंने 1000 रुपये की रिश्वत दी तो उसको कैसे आप उसको कहीं पे रिकॉर्ड तो नहीं हो रही ना। तो उनको जो रिकॉर्ड के ऊपर जो नंबर मिला वो नैब का था। नैब ने अपनी रिपोर्ट में जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो उन्होंने लिखा है जी कि उन्होंने कहा जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक हमने 5300 अरब रुपए की रिकवरीज की हैं, विच ट्रांसलेट्स इनटू 7 अरब 26 करोड़ रुपया पर डे। यार ये स्केल है आपके मुल्क में एक साइड से, तो उन्होंने स्केलिंग की है। अब वो सिर्फ एक एलिमेंट को, अब नैब की वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर वो नंबर की क्या वैलिडिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, तो नैब बता सकता है। और अगेन नैब एक खास स्केल की अमाउंट होती है तो उसको वो 50 करोड़ से ऊपर की। ठीक है, यानी कि उससे नीचे जो है वो तो फिर वैसे मैं आपको नैब के नेट में भी मैं नहीं है। आपको बात बताऊं आपको, यार नंबर ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं एग्जेजरेटेड है या कम है? एग्जैजरेटेड है एग्जेजरेटेड है, नैब की तरफ से। मेरा ये ख्याल है, आई ठीक मे है। बी रॉन्ग, नैब मुझे करेक्ट करिए आप। ठीक है मुझे फिर मेरा ख्याल, और उसमें भी देखिए नैब अमाउंट से ज़्यादा नैब कहते नहीं इतने के साथ से रिकवर कर लिए, वो उनको भी उसमें लपेट देता है। देखिए अब असासा है ना, इस कमरे में नैब ने छापा मारा, आपके ये सारे असासे उठा के ले गया। ठीक। ये आपके जो कैमरे लगे हैं वो उसकी प्राइस लगा देता 5 करोड़। क्या उसने थर्ड पार्टी वैलिडेशन ली प्राइस की? अगर प्राइस थर्ड पार्टी ने वैलिडेट नहीं की तो हो सकता है वो अपने बेनिफिट के लिए, रिकवरी ज़्यादा दिखाने के लिए या रिकवरी अवार्ड लेने के लिए आपकी कीमत 5 लाख की 50 लाख लिखते, मुझे तो नहीं पता। और अगर 2 साल में 5300 अरब रुपए की रिकवरी, पैसा किधर है? यस हुई मैं तो ठीक है हम तो खजाने में जितना- आया? हाँ, अगर खजाने में आया तो औरंगजेब साहब को तो छलांगे मारने चाहिए। 5300 अरब रुपए की बाउंटी है उसको। जो साल में इजाफी टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, पिछले साल को 1300 अरब रुपए का लगाया, 2024-25 का जो बजट था। इस साल भी कुछ 400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए, तो मिलाकर कुछ 2000 अरब रुपए से 1700 और 1800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए 2 साल में। तो नैब कह रहा है कि मैंने तो आपको रिकवरी करके दे दी 5300, 5300 मौजा नहीं हो गई हैं। बिल्कुल। सो नंबर इज एग्जैजरेटेड इन माई व्यू, आई मे बी रॉन्ग। और ये भी हो सकता है कि कुछ रियल एस्टेट एसेट होगा, उसको अपनी तरफ से प्राइसिंग कर दी। अब रियल एस्टेट एसेट की प्राइसिंग करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, तो आपने उसको कैसे कर लिया? तो अगर आपने रिकवरी की है तो क्या आपने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो ट्रेजरी का अकाउंट नंबर 1 है फेडरल गवर्नमेंट का स्टेट बैंक में, उसमें जमा करवाए 5300? नहीं करवाए तो फिर कोई रिकवरी नहीं। फिर कोई करें मतलब वो भी जैसे कहते हैं जिस तरह ताजरों से टैक्स 100% बढ़ गया तो ये भी रिकवरी नहीं 100% तो चलो उन्होंने एब्सोल्यूट नहीं बताया ना, तो वो जो नहीं 700 अरब रुपया हो गया था और पीछे 250 भी नहीं था, तो वो ये वैसा ही है। वैसे ही है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं शहबाज के, महंगाई हमारे आगे इन्फ्लेशन की रेशो तो कम हो रही है लेकिन वो मेरे और आपकी जेब पर अभी भी बोझ तो उतना ही है। हम मार्केट चीज़ खरीदने जाते हैं वो तो जो एक महंगाई एक ख़ास पीक मार गई वो तो वहीं पर खड़ी है। इसको समझने की ज़रूरत है। मतलब हुकूमत ने कहा जी कि आज से 2 साल पहले महंगाई की रफ्तार बढ़ने की 40% थी, अब महंगाई हमने कम करके 5% पे ले आए, ऐसे ही है। जो 40 रुपये हर हफ्ता चीज़ बढ़ रही थी वो 5 रुपये अब बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 40% बढ़ने से 140 रुपये की हुई थी वो 5% बढ़ने से अब 147 148 रुपये की हो गई। तो आपको रिलीफ नहीं है। महंगाई अभी भी हो रही है, जिस रफ्तार से हो रही है वो बढ़ने की रफ्तार कम। तो हम लोगों की मिसकंसेप्शन है और हुकूमत भी जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। हुकूमत का इसमें फ़ायदा होता है। हुकूमत अगर ये बताए कि जो चीज़ पहले हम आपको 100 रुपये की बेच रहे थे अब हमने 105 रुपये की बेची है, तो लोग तो हमारे पकड़ लेंगे कि यार ये क्या कर रहे हो, हम तो मिलाए थे रिलीफ देने के लिए, तुम तो हमारी कीमतें बढ़ाए जा रहे हो। कहते नहीं है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार हमने कम करके 5% पे कर दी है। पहले जो चीज़ आप देखिए 60 रुपये की चीज़ होगी 100 रुपये की एक साल में, 100 से अगले साल होगी 105 रुपये में।
भाई छलांग तो अभी मारी, ज़रा छोटी मारी है, तो इसलिए आपको रिलीफ नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर अब वर्ल्ड बैंक की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिपोर्ट कहती है कि 45% लोग खतरे गुर्बत से नीचे रहते हैं, और वो आपकी स्टोरी थी कि 2017 के डेटा की बुनियाद पर ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर आज का लेटेस्ट डेटा होता तो शायद उससे भी ज़्यादा लोग होते, क्योंकि 2017 के बाद जो स्पाइक है महंगाई का, जो इमरान खान साहब के दौर में महंगाई हुई, वो भी एक जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल थी। फिर मौजूदा दौर में जो महंगाई हुई वो अगेन बहुत ज़्यादा थी। तो जब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर आम आदमी, उसकी एक बड़ी तादाद, जो कि अगर 45% आबादी है, तो यानी कि आप कह लें कि 8 से 10 करोड़ लोग बनते हैं, अगर वो इस वक्त खतरे गुर्बत से नीचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी आने वाले दिनों में कोई रिएक्शन ऐसा आ सकता है जो सिचुएशन को अनारकी या उसकी तरफ लेके जा सकता है? हम वो कौम ही नहीं, हम वो कौम नहीं है। हम वो कौम नहीं, मेरा इसका मुख्तसर जवाब यही है। कौम, अच्छा, मैं इसके ऊपर ना, मेरा एक छोटा सा एक थीसिस है, वो ये है कि हम कभी नहीं सोचते थे कि लोग एक दिन, चाहे छोटी तादाद में ही, लेकिन कंटोनमेंट्स के बाहर पहुंच के एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन 9 मई को हमने वो देख लिया। That छोटा was- था, that बट was- लाइक नहीं, एक देखिए, अनयूजुअल एक्टिविटी थी जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई इस थी। चीज़ को इनकरेज नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं इनकरेज करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये लेकिन दिन, दैट वाज अ पॉलिटिकल इवेंट। नहीं, अगेन पॉलिटिकल में भी हमने कभी नहीं सोचा था। मियाँ साहब देखिए- भी वोट को इज्जत दो, सब कुछ करते रहे, बट नोबडी गो देयर। इसी तरह से हमने हमेशा से इलेक्शन में देखा कि एक जब लोगों को क्लैरिटी मिल जाती थी कि इस दफ़ा इन्होंने शहबाज राना को नहीं आने देना, तो हमारी मेजॉरिटी जो होती थी ना, वो विनिंग उस रेस में जाने के लिए वो असद तूर को जाके वोट कर देती थी कि असद तूर इस दफ़ा घोड़ा है उनका, तो असद तूर आ जाएगा। ठीक, लेकिन 8 फरवरी को पहली दफ़ा लोगों ने उसको डिफाई करते हुए, जो एक ख़ास तरफ वेव नज़र आ रही थी, उसके अगेंस्ट जाकर वोट बेसिकली किया। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसे हमारे जो एक कॉन्सेप्ट थे, उसके अगेंस्ट जाके लोगों ने इस दफ़ा कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि लाइक शायद कहीं ना कहीं हमारा अंदर से जो एक सिस्टम है, वो अब उसमें कुछ नई डायनामिक्स आ गई हैं जो शायद चीज़ों को और तरह से इम्पेक्ट कर रही हैं। एक अदील मलिक साहब हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने एक रिसर्च भी लिखी थी कि जो एक सोशल मीडिया और जो एक यूथ है, इसको हमारा जो एक रवायती सिस्टम है वो गेज नहीं कर पाया कि ये एक बहुत बड़ा इंजन ऑफ चेंज है। देखिए, मैं पर्सनल बात करूंगा इस पे। प्लीज़। दो तरीके होते हैं तब्दीली के। एक होता है रेवोल्यूशनरी, जो तबाही वक्ती तौर पर आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, वैसे मैं उसका इतना हामी नहीं हूँ, एनीवे और एक होता है एवोल्यूशनरी, जो ये मैं इसकी हिमायत करता हूँ। जो ग्रेजुअल एक अप्रोच होती है। तो जहाँ पे भी रेवोल्यूशनरी हुआ है ना, वो हाईजैक हुआ है। आप हिस्ट्री अगर उठा के देख लें खत्ते की, जिसकी तरफ आप इशारा करें, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो या ये रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन, जो भी आती रही, और फिर उसको किसी न किसी ने जाके हाईजैक कर लिया। बाकी छोड़ें आप 2007 की जो लॉयर्स मूवमेंट थी, फेस पे कुछ था, पीछे कुछ था। यस, अल्टीमेटली। ठीक है, तो मेरा ख्याल इस किस्म की जो होती है ना चीज़, उसको हवा मैं तो ज़ाती तौर पर देने के हक में नहीं हूँ। नहीं, मैं हवा नहीं दे रहा, मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जो ये फैक्टर्स हैं, देखिए, वो नहीं हो सकता जो आप बात कर रहे हैं ना, जो जिसकी तरफ में, वो नहीं हो सकता। हम्म, प्रीडोमिनेंटली पंजाब जो है, अच्छा, इसमें जो ना आपके वो होते हैं, आपका खित्ता, आपकी ज़मीन, उस ज़मीन की पैदावारी सलाहियत, आपका जो ओवरऑल जो हिस्ट्री होती है, वो बड़ा मैटर करती है। 52-53% पंजाब है पॉपुलेशन वाइज। पंजाब वोट तो कर सकता है, ठीक है, मतलब एनीथिंग विच इज़ पीसफुल पंजाब कैन डू इट, एनीथिंग विच इज़ वायलेंट पंजाब, मैं पूरे पंजाब की बात नहीं करता, ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मिजाज के लिहाज से, मिजाज के पंजाबी लिहाज से ज़्यादातर जो पंजाबीज़ हैं, वो शायद, मुझे नहीं पता, मुझे लिंग्विस्टिकली मुझे इस तरह बात करनी भी चाहिए, आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ना इस चीज़ को इनकरेज किया जा सकता है, ना ही इसका हल होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है ना, एहतजाज दुनिया भर में होता है। हाँ, एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, कि अगर मैं एहतजाज कर रहा हूँ तो मुझे सुना जाए, पीसफुल। अगर मैं पीसफुली एहतजाज कर रहा हूँ तो मुझे सुनना चाहिए, दैट इज़ माई राइट। आप किसी बंदा बहुत गुस्से में होता है ना, अब जाके उसे प्यार से बात ही कर लें, तो उसका आधी तो उसकी कंप्लेंट वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और बाकी जो आधी है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की और जो स्टेक होल्डर्स की जो पावर टसल है ना, ये रहती है, ये हिस्टोरिकली रहती है। मैं
बाय द वे पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि अगर एक बड़ी अपोजिशन जमात इस वक्त उनके साथ सख्तियाँ हो रही हैं तो कोई वहाँ से रिएक्शन आता है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ खालिस्तान जो जिस अंदाज में लोग सफ़र कर रहे हैं इकनॉमिकली, जो महंगाई है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है, आपकी एक बहुत बड़ी तादाद में आपकी यूनिवर्सिटीज़ निकाल रही है फ्रेश ग्रेजुएट्स, लेकिन आगे जॉब्स कुछ नहीं है। जॉब्स नहीं है। तो ये वो जो फैक्टर्स हैं, तो मुझे ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि लाइक हमने पिछले कुछ अरसे में अपने ही इर्द गिर्द में आप देखें, अभी कश्मीर में हमने एक वो देखी जो हमारी साइड का That's a आज़ाद different कश्मीर है। thing. आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग, अब मुझे इंक्रीजिंगली लगने लगा है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी से एलिनेट होके लोग जा रहे हैं देखिए, राइट्स मूवमेंट्स की तरफ। असल लोग वोट देंगे अपने मजाज के मुताबिक, गुस्सा वोट पे निकाल लेंगे जैसे निकला, ठीक है। अब मैं इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी ना, बहुत अच्छी हुकूमत नहीं थी इकोनॉमिक गवर्नेंस मॉडल तो उनका बहुत ही बुरा था। गवर्नेंस पे और इकोनॉमिकली भी। हम्म। फरवरी 2022 में आईएमएफ ने जो पाकिस्तान मिशन भेजना था वो कैंसिल कर दिया था। इन्होंने 200 अरब रुपए का एक पैकेज दिया सियासी, पेट्रोल की वो कीमत, पेट्रोल की और बाकी सारी चीज़, और वो उन्होंने आईएमएफ ने मिशन जो है वो कॉल ऑफ कर दिया। अगर खान साहब की हुकूमत थोड़ी सी और चलती ना, आपके हालात और बुरे ख़राब हो जाते, और लोग खुद वो जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो शायद उनको वोट ना देते। उस वक्त पीटीआई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पर भी थी, डिक्लाइन पे भी थी 9 और अप्रैल तक। लाइक मतलब अगर इलेक्शन चार होता तो वज़ीर पीटीआई ख़जाना चेंज कर रहे हो 4 साल में, 3.5 साल में, तो अब क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये लोगों ने, लेकिन गुस्सा किस चीज़ पे था कि जी ये डेमोक्रेटिक राइट हम इस्तेमाल करेंगे, ये गुस्सा था ना लोगों का, जो लोगों ने वोट पे जाके अपना एक्सरसाइज किया, और ये करना चाहिए। जब तक आपको फ़र्क क्या होता है इलेक्टेड में और नॉन इलेक्टेड में? टेक्नोक्रेट्स क्यों कहा जाता है कि जो मुश्किल फैसले क्यों, उन्होंने फेस नहीं करना लोगों को, इलेक्टेड ने जाके फेस करना है। और अगर कोई सेनेटर भी है, वो अगर डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आ रहा, वो थ्रू आपके पार्लियामेंट से इलेक्ट होकर आ रहा है या प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर आ रहा है, तो उसको वो जो एम पी एम एन उसको वोट दिया, वो समटाइम्स उसके पास आता है कि यार मैंने तुझे वोट दिया था, तेरी पॉलिसीज़ जो है एज अ मिनिस्टर तू ठीक नहीं कर रहा, हमें तो रिलीफ नहीं मिल रही, वो सुननी पड़ती है। मुझे वो, खैर वो मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहिए, एक मिनिस्टर ने मुझे कहा कि वो मुझे वाक़या सुनाई, वो मिनिस्टर, वो ब्रीफिंग दे रहा था जब बड़ा पावर क्राइसिस पीक पे चल रहा था, तो एक उसी पार्टी का एमएन ने, उसने कहा कि ये जो तुम फारसी बोल रहे हो, ये मेरे जाकर थड़े पे बोल के दिखाओ, लोग तुम्हें जूते मारेंगे। तो वो जो टेक्नोक्रेट मिनिस्टर था वो लोगों में नहीं जा रहा था, लेकिन वो जिसने उसको वोट दे के सेनेटर बनाया और फिर उसको मिनिस्टर बनाया, उसने कहा लोग तुम्हें जूते मारेंगे। ये मुझे खुद उस मिनिस्टर ने कहा कि ऐसी बात की थी, पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आप रिस्पॉन्सिव होते हो जब आप इलेक्टेड होते हो, और द ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन शुड नेवर एंड, और उसमें ना किसी भी साइड को ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों का जो एतमाद है उससे उस सिस्टम से उठ जाए। तो प्रोसेस ऑलवेज शुड बी इवॉल्विंग, ग्रेजुअल। सडन जो चेंज होती है वो डिसरप्टिव होती है, एंड डिसरप्टिव इज़ नॉट अ पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी। आई एग्री। अच्छा शहबाज, वापस हम इकॉनमी की उसी में आते हैं। लाइक अभी हमने सऊदी अरब के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट किया है। आजकल हम मिडल ईस्ट की काफ़ी जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान सरगर्म है, और उधर एक रोल पाकिस्तान का अब नज़र आ रहा है बाकायदा, चाहे वो गज़ा का मैटर हो या दीगर हो। क्या आपको इससे पाकिस्तान के लिए कोई माशी सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है? कोई सरमायाकारी आने के इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? कुछ आपको लग रहा है कि कोई होगा? क्योंकि हम जब से ये निज़ाम नया जो आया है, हमें कभी बताया जाता है कि मिडल ईस्ट से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, कभी कितने की, तो MOUs ही हो रहे हैं। टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं कहना चाहता, फॉरेन नहीं होगा। फ़ौरन नहीं होगा, लेकिन लगेगा। कितना आपको लगता है टाइम लगेगा? डिपेंड करता है कितनी जल्दी हम क्लैरिटी दे देते हैं। जो सरमायाकारी के जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में उनको, हाँ, जब तक हम उनको क्लैरिटी नहीं देंगे, अपने गोल्स नहीं बताएंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं कम करेंगे, तब तक तो वो कुछ नहीं करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले कहा ना, पैसे का ना वतन है ना मज़हब है। फिर जहाँ पे आप उसको अच्छा उसको दोगे ट्रीटमेंट, वो चला जाएगा। और ये जो हम बलूचिस्तान के बारे में बहुत कह रहे हैं कि मिनरल्स में अमेरिका सरमायाकारी करने जा रहा है, फलान है, ये है, वो है, क्या ये भी कुछ इसमें ठीक अ, बात है। ठीक बात है? एग्जेजरेटेड तो नहीं है? नहीं, एग्जैजरेटेड नहीं है। और क्या उससे वाकई हमारे दिन फिर जाएंगे?
देखिए फिर वो हम गलत बात कर रहे हैं कि दिन फिर दिन ऐसे नहीं फिरते। नहीं, हमारी निज़ाम यही मैं बताता ना कि देखिए बस वो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा मंसूबा जिसमें रेकोटेक की इन्वेस्टमेंट उसकी है, बैरेक गोल्ड की है, उसमें अमेरिकन उसको $1.25 अरब का कर्ज दे रहे हैं उसके लिए कंपनी को। एग्जिम वो आपका जो है ट्रस्ट जो है वो एक उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। हम गलती पता है क्या करते हैं, सीपेक लॉन्च किया तो सीपेक जो है मुल्क की तकदीर बदल देगा। सीपेक का नाम भी कोई नहीं ले रहा पाकिस्तान, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ को उसके ट्रू कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। चाइनीज़ पाकिस्तान को 2013 से एक एडवाइस कर रहे थे कि खुदा के वास्ते इस चीज़ को इतना हवा ना दो कि तुम लोग डिलीवर ना कर सको और बाद में हमें भी एम्बेरस। वही हुआ, डिलीवरी कुछ और होती। मैं एक वो प्लानिंग मिनिस्टर थे, ये वाले नहीं कोई और थे, एकदम ऐसे ना वो गपशप लग रही थी रिलैक्स मूड में। मैंने कहा यार ये सीपेक गेम चेंजर, ये वेंजर वो हो गया तो वो हो गया। यार कोई ऐसी चीज़ बताओ अट्रैक्टिव सी, तुम्हारे जहन में कोई चीज़ आ रही है बहुत अट्रैक्टिव हो जो प्राइम मिनिस्टर को उससे बड़ा इंप्रेस हो जाए। मैंने कहा क्या मतलब, और कोई नवी टर्मिनोलॉजी दे यार, पीएम इंप्रेस नहीं हो रहा गेम चेंजर तो। उन्होंने कहा ये बहुत और तो फिर और हमने चीज़ दो तीन होगी ऐसे शोगल शोगल में 2-3 नाम करूँगा, हाँ ये वाला ठीक है, ये आज मैं प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा जाके। ऐसे मुल्क नहीं चलते। कि आप टर्म्स के ऊपर ही सिर्फ तो हम टर्म्स पे खेलते हैं, टर्म्स भी सिंबॉलिक, सिंबॉलिक कोई रियल नहीं। कोई इन करते नहीं से नहीं। लेकिन क्या सीपेक हमें जब आ रहा था शहबाज, तो हमें तो बहुत उस वक्त वो गेम चेंजर वाला बताया गया। 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी, सड़कों का जाल, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्रियल जोन भी उस वक्त जिक्र होने लग गए। बल्कि वो लड़ाइयाँ होने लगी कि जनाब हमारे यहाँ से सीपेक का रूट नहीं गुजर रहा तो फलां से नहीं गुजर रहा, ठीक है। और यूँ डेवलप होगा, गवादर में इंडस्ट्री लगेगी, पोर्ट, ये वो क्या समझाता है। बल्कि हमारा तो कर्ज इतना बढ़ गया कि अब वो आईएमएफ भी कहता है कि यार आपका ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। पिछले दिनों जो अमरीकी जो उनकी कायम मुकाम वो हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान को अपने जो कर्ज का मॉडल है इसको देखने की ज़रूरत है। उधर ऐवान सदर में तकरीब में आप भी थे वहाँ पर। देखिए इसमें जो असल बात पता है क्या है, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है आपका, अगर आपके बजट का जो पैसा उसका जो शेयर है आधा, मतलब एक स्टेप 60% में बजट का सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी पे चला गया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट 22% हो गया था ना, वो तो सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबल क्या है, तो वो करें ना। हम उन चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं। चाइना का मैंने चूंकि फॉरेन पॉलिसी पढ़ी हुई है एज पार्ट ऑफ माई मास्टर्स, मैं चाइना को ब्लेम नहीं करूँगा। आप चाइना हो, मैं पाकिस्तान हूँ। हमने महंगे मुआहदे किए, लाइक किसने किए, चाइना ने हमारा हाथ पकड़ के साइन करवाया था। ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर चाइना को क्यों ब्लेम करें। नहीं, मैं चाइना को ब्लेम नहीं कर रहा, देखिए लेकिन क्या हमने मैंने ये हमारी इनकॉम्पिटेंस थी देखिए कि हमने मेरी इनकॉम्पिटेंसी है एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट, मेरी इनकॉम्पिटेंसी। मैंने खुद ये स्टोरी किया है कि चाइना फेवर डील्स सीपेक, ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। चाइना फेवर डील्स थी ना सारी, तो वो चाइना आपसे ज़्यादा स्मार्ट था। चाइना के जो नेगोशिएटर्स थे आपसे बेहतर नेगोशिएटर्स थे, आपसे ले गए वो। हमने तो तैयारी भी कुछ नहीं की, हमने चाइना को ये करके दे, उन्होंने करके दे दिया आपको, तो वो तो फिर अपने तरीके से करेंगे ना। तो इसलिए जो नेशन स्टेट्स होती है ना, उसमें ये फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती, ये सारे खोखले नारे होते हैं। आप मिनिमम म्यूचुअल जो आपका इंटरेस्ट होता है उसकी बेस पे आप काम कर रहे होते हैं। किसी स्टेज के ऊपर आके दोनों कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज होते हैं, आपको भी कुछ फ़ायदा हो, कुछ मुझे भी फ़ायदा, और काम आगे चलता है। तो ये जो है ये फॉरेन पॉलिसी ना तो ज़ीरो सम गेम है और ना ही ये कोई बहुत ही आइडियल चीज़ है कि जिसमें चाइना आएगा और हमारे पाकिस्तान की तकदीर बदल गई, या अमेरिका आएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, या सऊदी अरब आएगा पाकिस्तान की तकदीर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के लोगों ने खुद बदलनी है। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ये ठीक है, इस पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी, ये बिजनेस के लिए ठीक है, ग्रोथ होती है, नौकरियां पैदा होती है, इस हद तक ठीक है। किसी भी चीज़ को इतना ना बढ़ाओ कि उससे लगे कि मुल्क की तकदीर बदले, बाद में जब बदली नहीं जाएगी तो फिर आपको मायूसी होगी। लेकिन एक इन्वायरमेंट है कि एक पाकिस्तानी जैसे जिंदा भाग की दौड़ का शिकार हैं, इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगेन जो चीज़ मुझे देख के बहुत चीज़ फील होती है कि हम बाहर जो लोग जा भी रहे हैं वो अनस्किल्ड लोग हैं। हम क्या अगर दुनिया में किसी मुल्क में जाएंगे भी, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में, उनकी इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट क्या करेंगे? जॉब्स की सूरत में, स्किल की सूरत में क्या हम कंट्रीब्यूट कर नहीं, सकते बात हैं? आपकी बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या हम ये रेमिटेंस पे कितना इन्हिसार कर सकते हैं? अभी तो मलाई खा रहे हैं ना, जिस तरह हमने सीपे की मलाई थोड़ी सी खा ली 4-5 साल,
लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, आज फंस गए। हम्म। इसी तरह अब हम रेमिटेंस की भी मिलाई खा रहे हैं। देखिए रेमिटेंस आना कोई बुरी बात नहीं है, नहीं, मैं नहीं कह रहा इट्स बुरी बात, फ्री। कुछ लोग इसको लेकिन मैं कह कहते रहा हैं कि हूँ कि नहीं, हम देखिए उसको हम लेट्स उस बी, पर रिलाई करके हम बाकी तरफ फिर तवज्जो नहीं देते कि वो हमें मलाई देखिए बैठे कुछ मिलने लग लोग जाती है। क्रिटिसाइज इसलिए कहते हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज करना है। हम्म। आपके 3 ही तरीके हैं ना डॉलर कमाने के। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, वो इतनी मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ बाय द वे, क्योंकि जो आता है पैसा फिर बाहर भी जाता है। हम्म। दूसरे 2 तरीके ऐसे हैं कि जिससे पैसा बाहर वापस नहीं जाता, एक आपकी एक्सपोर्ट और दूसरी रेमिटेंस है। हम कोई लोगों को उस तरीके से इंसेंटिवाइज तो नहीं कर रहे ना कि तुम लोग बाहर जाओ, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो चले जाते हैं। और बाहर से आपके जो डॉलर भेजते हैं ना, वो इमरान खान साहब के लिए भेज रहे थे, ना वो ना वो शहबाज शहबाज शरीफ साहब वो के लिए अपनी भेज, फैमिलियों के लिए भेजते वो हैं। अपने फैमिली के लिए 400 500 हज़ार डॉलर वो साल के महीने के भेजते हैं और वो उससे उनके घर चलते हैं। तो ये सिलसिला इसमें मुझे फ्रैंकली इसमें कोई प्रॉब्लम को नज़र नहीं आ रहा। अगर क्योंकि ये एडिक्शन है, ये एक विंडफॉल है, और जो बंदे वहाँ चले गए हैं वो सेटल हो गए हैं, वो वापस आने के लिए तो सेटल नहीं हुए ना। जो अगर वापस आए उसकी रिप्लेसमेंट भी चली जाती है। हाँ, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है, बड़ा ही अहम टॉपिक है, बट दैट डज नॉट मीन कि रेमिटेंस बुरी चीज़ है। नहीं, मैं रेमिटेंस को बुरी चीज़ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो जितनी भी हुकूमतें हैं, वो बजाय इसके कि वो अपने गवर्नेंस मॉडल में रिफॉर्म करने के, आपकी जो स्टेट ओन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करने के, कि वो अपना बोझ उतारें, और अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो देने के कि आप अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को इतना इंसेंटिवाइज करें कि वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, वो बस ये इस आसान आमदन पे टिक जाते हैं कि बस ठीक है रेमिटेंस आ रहे हैं, हमने इंपोर्ट्स रोक लिया तो खसारा कम होगा, तो दैट इज़ इट। देखिए वो शायद टिके नहीं है वो, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं पा रहे। ये रेमिटेंसेस तो आपको एक वो डूबते हुए तिनके का सहारा वाली बात है ना। तो अगर रेमिटेंस भी नहीं आएंगे तो उसको भी वो चेरिश नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे वो? तो वो ठीक है, उनको एक पॉजिटिविटी नज़र आती है, महीने बाद एक स्टेटमेंट आ जाती है, उसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 11% रेमिटेंस बढ़ गए हैं, उसके 2 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ जाती है कि गैर मुल्की वो जो है तारकिन वतन, उनका शुक्रिया, वो उन्होंने हमें बचा लिया। ये ना उनको भेजने में गवर्नमेंट का रोल था, बल्कि मुझे तो दुख होता है जिस तरीके से हमारे जो ब्लू कॉलर हमारे जो भाई हैं बाहर जाके काम कर, जो हम उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर उनकी जो तजलील करते हैं, शर्म आती है। तो बजाय उनको इज़्ज़त देने की, मतलब अब आज सुबह कल जाके देख लें आप कि जो फ़्लाइट आती है आपकी दुबई से, अबू धाबी से, दोहा से, और उसमें हमारे वो भाई जो वहाँ से मजदूरी करके वापस आए, आपके एयरपोर्ट के ऊपर उनका क्या हाल हो रहा होता है। और ये मतलब वो बेचारों से ऐसे उनके सामान की तलाशी ली जा रही है जैसे कि वो न्यूक्लियर का वो बॉम्ब लेके आ रहे हैं बाहर से। हालांकि अरब मुल्कों से आ रहे हैं, कोई वैसी ममनुआ अपनी चीज़ भी नहीं ला सकते। फैमिलियों के लिए वो गिफ्ट लेके आ हाँ, रहे हैं, उनको किसी ने कपड़े जूते। पैसे लेने के लिए ये हरकतें करते हैं लोग। तो आप खुद एयरपोर्ट्स पे जो हालत होती है, मतलब एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, एक ने मेरे सामान की तलाशी ली, मैंने दे दी। जब दूसरे ने मुझे रोका ना कि आपके सामान की तलाशी, मैंने कहा ये पीछे ले रहा है, वो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कस्टम वाले हैं, हम फलां वाले हैं। मैंने कहा एक शर्त है, मैं बैग खोल दूँगा, बंद तुम करोगे। सर ये क्या बात हुई? नहीं बंद तुम करोगे, फिर मैं तुम्हें कार्ड दिखाऊंगा, फिर तुम कार्ड बंद करो। कहते सर कार्ड पहले दिखा दें। नहीं, मैं कहा तुम खोलो और देखो, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ हुई जो 50 कदम मैंने चला हूँ और पीछे से मेरे बैग किसी ने खोला, फिर आप खोल रहे हो। तो उनको शायद थोड़ी सी समझ आ गई, उनका तुझे कौन हो? मैं कहती चलो तुझे बैग खोल लो। ये वो उस बंदे का हाल कर रहे हैं जिसका कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम के अंदर कनेक्शन है, जो उनसे बात भी कर सकता है। ये हमारे भाई जो बाहर से आते हैं वो तो बेचारे बात नहीं कर सकते इनसे। और वो मतलब मुझे हमेशा फिर मैं वही कहूँगा कि यार अगर वो जो अरब मुल्कों से जो मजदूर आ रहा है वो वहाँ से क्या ममनुआ चीज़ ला सकता है यार, ठीक है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ऐसी कोई चीज़, तो वो आएगा अपनी माँ बहन भाई के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ें चंद एक खरीद के ले आएगा, तुमको गिफ्ट कर दो, वो दो बस चार नहीं, कपड़े वो बस होंगे, ये ना कोई वो एक जो आधा माइंडसेट जूतों है का ना, जोड़ा होगा, वो लेकिन उनको जलील करना है अपने माइंडसेट एयरपोर्ट पर। बदलने की ज़रूरत है। वो जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो तब तक ये हालात ऐसे ही चलेंगे। हालात है। लेकिन एक और मेरे जहन में जो एक आखिरी, मैं उस तरफ बढ़ते हुए आपसे शबात पूछूँ, लाइक हमने इमरान के दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में भी इस इंडस्ट्री को, कोरोना जब आया तो हमने बहुत ज़्यादा इनको पैसे दिए कि वो अपना लगाएं, लेकिन वो भी कहते हैं कि उस वक्त भी उन्होंने बाहर जायदादें ले ली सब ने, दुबई में, इधर उधर, इधर इंडस्ट्री को नहीं एक्सपेंड किया कि ये वो लोगों की जॉब्स को बढ़ाते उस दौर में, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस था। तो ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपको लगता है कि मज़ीद इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है? देखिए आप इंसेंटिवाइज ना करें, आप उनको कंपेटिटिव इन्वायरमेंट दे दें। आप उनको वो इन्वायरमेंट दे दें जो पाकिस्तान में मियाँ मंशा, और अगर अमेरिका से बिल गेट्स आके पाकिस्तान फैक्ट्री लगाना चाह रहा हो तो उसके लिए फैसिलिटेशन हो जाए। आप पाकिस्तान के मियाँ मंशा को जो दुबई का सेठ है
जो न्यू दिल्ली का सेट है, जो कोलंबो का सेट है, जो ढाका का सेट है, उसके मुकाबले में उसको डिसएडवांटेज पोजीशन पे मत रखें। याद रखिए, इकॉनमी तभी चलती है जब तमाम स्टेक होल्डर साथ होते हैं। जब आपके घर के अंदर आपका ट्रस्ट नहीं है तो बाहर के लोग आप पे सरमायाकारी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप किसी को बिल्कुल नाजायज़ इंसेंटिव में, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं कि आप किसी को टैक्स ब्रेक्स अननेसेसरी दो, किसी, लेकिन किसी के ऊपर इतना बोझ भी ना डालो। जैसे आप और मैं तनख्वाहदार तबका है, हमारा अगर टैक्स रेट इतना ज़्यादा, हमें तकलीफ होती है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं तनख्वाहदार तबका हूँ और मेरी 1 करोड़ रुपया महीने की आमदन है, उसमें से अगर मेरे से आप 50 लाख रुपए वापस लेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ लगेगी। हालांकि 50 लाख जो बाकी उसमें बड़ा अच्छा गुजारा हो जाएगा, बट मैं 50 लाख आपको क्यों दूँ? यही बात सेठ की है। सेठ इसलिए 1 करोड़ रुपया कमा रहा है कि 60 लाख आपको दे के घर चला जाए। ठीक है, तो टैक्स सिस्टम वो करें जो दुनिया में है। बिजली की कीमत वो करें, बिजली के अंदर चोरी ना डालें, बिजली के अंदर लाइन लॉसेस ना डालें उसकी कॉस्ट के अंदर। तो बाकी जो आपके लवाजमात है वो मेरे से पूरे मत करें। बिजली की जो कीमत उसके अंदर क्रॉस सब्सिडी ना डालें। आप कंपैरेटिव एनवायरनमेंट दें और वो चीज़ें जो खत्ते के अंदर है। अगर आपका सरमायादार आपसे वो चीज़ मांग रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा। मैं उस दिन आपकी स्टोरी देख रहा था कि जो जीएसपी प्लस है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हैं वो 108% बढ़ी ओवर पीरियड 10 ईयर्स ना। जी यूरोपीय यूनियन को। अभी फिर यूरोपीय यूनियन का वफद आ भी रहा है। आपको लगता है, वैसे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2027 तक उन्होंने हमारा एक्सटेंड किया हुआ है। सारों का किया हुआ है, सिर्फ जी पाकिस्तान ही नहीं। जी क्यों नई स्कीम आनी है? जी। तो आपको लगता है कि जो उनकी शराइत हैं, जो वो ह्यूमन राइट्स और दीगर प्रेस फ्रीडम है, बहुत सी उनकी वो एक हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा बट काफ़ी सारी उनकी शराइत 31 उनके कॉन्वेंट्स हैं। 31, थैंक यू पहले 26-27 थे जी। शायद। तो हम उन पर पूरा उतर रहे हैं और वो हमें 27 के से आगे भी कोई एक्सटेंशन मिलेगी उसमें? एवरीथिंग इज पॉलिटिकल इन दिस वर्ल्ड। एज लॉन्ग एज वी आर इन गुड टर्म्स विद द यूरोपियन यूनियन, फाइन हो जाएगा। बट देयर इज अ डिफरेंस। अनलाइक इन द पास्ट, जब आपका जीएसपी प्लस स्टेटस फ्री ऑफ मतलब कन्वेंशन तो आपने साइन की, उन पर इम्प्लीमेंटेशन थी, इस दफ़ा उनकी उसका फॉलोअप भी है, एक एक्शन प्लान भी इनको देना है। तो वो जो एक्शन प्लान है वो इट मे बी लाइक द FATF एक्शन प्लान। FATF तो ज़रा नेगेटिव सेंस में आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में एक एक्शन प्लान इसलिए हुआ कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पाकिस्तान परफॉर्म बेहतर नहीं कर रहा। कन्वेंशन की हमने साइन तो किया, रेटिफाई किया, पर ब्रीच कर रहे हैं उसकी जो लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी और क्या कौन कौन से स्टेप्स लेगी, तो वो उसके अंदर एक चीज़ हो सकती है। इट विल बी डिफ़िकल्ट। होता पता क्या है, द लिटिल एक्सपीरियंस दैट आई हैव, अभी तो हमें लग रहा है कि हम इधर से भी कंसेशन मिल के उधर से, उसने भी आंख बंद कर ली, इसने भी आंख बंद कर ली, लेकिन जब आंख खोल के आपसे हिसाब लेते हैं फिर पूरा लेते हैं। और जब वो पूरा हिसाब अगर लेने पर आ गए तो हम हैं इस काबिल के हिसाब दे पाएंगे? हम तो अपने घर में हिसाब नहीं दे पाते, दुनिया को क्या दे पाएंगे? अच्छा, एक चीज़ और शहबाज, आपको लगता है कि ये जो IMF प्रोग्राम जिसमें अभी हम हैं, जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हमें IMF प्रोग्राम की एक और की ज़रूरत पड़ रही होगी या हम उससे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 25वां प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा, ये कहा था उन्होंने पिछले जी साल। 26वां प्रोग्राम हमने ऑलरेडी साइन कर लिया क्लाइमेट वाला, जी जी 27वां भी आएगा। 27वां भी आएगा, 27वीं आईनी तरमीम की तरह 27वां प्रोग्राम भी आएगा। आएगा। आएगा टाइमिंग उसकी डिपेंड करती है, जल्दी लेट वो हमें नहीं पता, आएगा। आएगा। 28वां भी आएगा। और आप क्या इस GDP ग्रोथ को बढ़ते देख रहे हैं 3% से, जो हमारी अभी पॉलिसीज हैं उसके देखिए इसमें रहते हुए? 3 हो 3.5 हो, इससे इमीटेरियल बात है, फ़र्क नहीं पड़ता। Until हमें unless ग्रो 5%। करना है मोर देन 5 to 6%, और 5 से 6% ग्रो करने के लिए हमारे हालात नहीं है। ना हमारे पास पैसा है, ना डॉलर्स, ना रुपया है, ना डॉलर्स हैं, ना हमारा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। तो हमने ये कि जो कछुए की चाल है इसी पे चल रहा है, और कछुआ भी बीमार है। और क्या हमारा जो हमने जो रुपए की कदर रखी हुई है डॉलर के मुकाबले में, 260 ये होनी चाहिए। 260 होनी चाहिए? लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, सागदार साहब कहते हैं 260 होनी चाहिए, मुझे नहीं लेकिन पता, मैं मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, उस दिन मैं आपकी शायद स्टोरी पढ़ रहा था कि जो वो कौन सी एक वो है जिनकी असेसमेंट के मुताबिक 11 रुपये मजीद डिवैल्यू करने की ज़रूरत है। नहीं, वो बेसिकली एक वर्किंग ग्रुप बना इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, जिसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट लीड कर रहे थे। ये प्राइम मिनिस्टर ने 8 वर्किंग ग्रुप नाम बनाए हैं, जिनका मकसद ये था कि जो इकॉनमी के प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स किया जाए। तो उनकी 2 बड़ी सिफारिशात थी। एक तो ये था कि जो एक्सचेंज रेट है उसको दुनिया जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान ट्रेड करता है उनकी जो एवरेज इन्फ्लेशन है उससे लिंक कर दिया जाए।
जिसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है तो हमारे यहाँ पे डी वैल्यू कर दें, उसका आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कंपैरेटिव रह जाता है। तो उस अगर उन्होंने जो रिकमेंडेशन की थी कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और आज का जो रेट है उसमें कुछ 4% का फ़र्क है, तो 4% आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर को 11 रुपये ट्रांसलेट होता है। तो वो उनकी रिकमेंडेशन है, मेरा नहीं ख्याल ये मानी जाएगी। ये मानी जाएगी, लेकिन जो 260 रुपये है वो हमारी इंडस्ट्री उसको डाइजेस्ट कर देगी अगर 260 रुपये पे हम लें? उनका तो नुकसान हो गया ना 30 रुपये का और 20 वही मैं कह रहा हूँ, नहीं होगा। वो नहीं होगा, तो इसलिए फिर 260 इसलिए पे भी नहीं जाएंगे। देखिए, इनको जो लेकिन डायरेक्शन दी गई थी ना कि आप इसको 250-260 की तरफ लेके जाए, तो स्टेट बैंक ने अब हर रोज़ 5 पैसे 2 पैसे 3 पैसे वो रुपए को बेहतर कर दे, तो 5 2 3 4 पैसे से करने से अब 280 तक पहुँचे। एक चीज़ लाइक मैं लास्ट टाइम भी खैर मैं फ्लाई तो ना कर सका, लेकिन मुझे जाना था, ट्रैवल करना था, तो मैं गया इधर इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में। यकीन कीजिए मैं तकरीबन तमाम एक्सचेंज कंपनीज पे था। तो डॉलर कर रहे हैं कि नहीं, मैंने ट्रैवल करना था उसके तो लिए कार्ड यूज़ करें ना, कैश क्यों लेके जाते हैं मुल्क से बाहर, मुल्क का नुकसान करते हैं आप। यार वो मेरे जो हालात है, मुझे बैंक ने कार्ड नहीं दिया हो ना, तो वो नहीं, कार्ड आपको दिलाने के लिए हम उस पर कैंपेन करेंगे, लेकिन आपको कैश नहीं हम बाहर लेके जाने देंगे, डॉलर कम हो जाएंगे यार, क्या कर रहे हो। नहीं, लेकिन मतलब पूरे ब्लू एरिया में किसी एक्सचेंज कंपनी के पास डॉलर ही नहीं था। वो आप करते हैं नहीं। आप पाकिस्तानी हो, कहते कि पाकिस्तानी जो- रुपए से मोहब्बत करो यार। नहीं, वो कहते कि क्योंकि ये रियल रेट नहीं डॉलर का ऑफर कर रहे, तो फिर डॉलर रखते नहीं है ही नहीं है। लेकिन मुझे मुझे यकीन डॉलर कीजिए पे बात पूरा करनी है। ब्लू एरिया घूमने के बाद मुझे एक शॉप से बमुश्किल 800 यूरो मिले थे, वो भी उसके पास मैं 600 कभी पड़े दो- हुए थे। उसने कहा था मैं 200 मेरे एक जानने मैं वाले के कभी पास है, 200 मैं यूरो मुख्बार से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं लेके गया। क्या करते हो यार, 800 यूरो करने क्या आपने, आप पे तो केस होना चाहिए। हूँ। मतलब लेकिन यार ये इस तरह से आप अगर कह रहे नहीं हैं नहीं नहीं, मैं एहतजाज करता हूँ। आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अपना डेबिट कार्ड डालते हैं मशीन में, आप वहाँ उसकी करेंसी निकाल लेते, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, वो आपसे शॉपिंग करते, क्यों आपने डॉलर बाहर लेके। यार मैं वो उस this is क्लास not में नहीं the- आता कि जिसके पास क्रेडिट कार्ड हो। आप चलो लोगों ने डेबिट उस कार्ड क्लास तो में- है ना, डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड उस मुल्क की मशीन में मारो, उसका यूरो बाहर निकल आएगा। लेकिन बट व्हाई एक्सचेंज कंपनीज के पास नहीं है, क्या नहीं, मसला है? क्यों अगर हमारे exchange पास company के पास ऐसी कोई बात है यार, मुल्क नहीं चलाना हमने, कमाल करते हो आप जैसे लोगों को हम डॉलर दे, मुल्क से बाहर जाके स्मगलिंग कर दें डॉलर की, आप शुरू। $800 में मैं बहुत ज्यादा स्मगलिंग तो मैं कर सकता था, ये तो मैं बात सच है इसके आपकी। बिल्कुल नहीं, आपके इस पे तो बिल्कुल आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल चलो मुझे ना मिले, लेकिन वैसे अगर किसी को चाहिए हो, देखें डॉलर मैनेज हो रहा है ना इस वक्त, आपकी एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट बढ़ गई 14%। तो जब 14% इंपोर्ट बढ़ गई 4 माह में और आपकी एक्सपोर्ट 4% नेगेटिव हो गई, तो फिर मार्केट में तो डॉलर नहीं है ना, ये जवाब है इसका। ये जवाब है, तो फिर आपको क्योंकि जाहिर बात है पे करना है। लेकिन आइंदा आप 800 यूरो नहीं लेके जाएंगे बाहर, 50-60 काफ़ी होते हैं। नहीं, वो भी मैंने फिर रिटर्न नहीं कर दिया क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं कर सका, मुझे जाने ही नहीं दिया उन्होंने। एनीवे शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।